अरे वाह वाह, तरबूजों को खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूजों को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी है खाने के लिए। वो सुअर जंगल से भाग कर आया था। वो प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अरे मुन्ना भाया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अरे मंगलू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। मुन्ना किसान की यह बात सुनकर मंगलू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो दुष्ट सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर मंगलू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा फसल सुरक्षित है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या करूँगा? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। रात होते ही मंगलू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वह दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ, उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर मुन्ना का खेत था। रास्ते में ही मंगलू का भी खेत पड़ता था जिसमें मंगलू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर को ही चलता हूँ। वैसे भी कल तो मैंने तरबूज खाई ही थी, आज कोई नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर मंगलू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख मंगलू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर! इसके दांत तो कितने पैने लग रहे हैं। ये तो कितना खतरनाक है। अरे हट हट, भाग जा, भाग दुष्ट सुअर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना बोलकर मंगलू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर मंगलू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहां से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा मंगलू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मंगलू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो! हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट सुअर ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मंगलू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मुन्ना भाया, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं?
अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर मंगलू और मुन्ना तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे आप लोग शांत हो जाइए, बोलिए आप लोगों की क्या तकलीफ है। राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिस जिस को भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो, जो कोई भी उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक दुष्ट सुअर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर महाराज के सामने पेश करेगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। अरे मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी। महाराज, मुझे लगता है वह सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। परंतु मंत्री जी, यदि ऐसा ही रहा तो वो सुअर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मंत्री जी, मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसीलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी की विवाह भी उसी वीर के साथ करवा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी शर्त बदल दी है। अब यदि कोई इंसान उस सुअर को जिंदा या मुर्दा लाकर राजा को देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देगा। सैनिक पूरे राज्य में यह घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम राकेश तथा छोटे भाई का नाम भोला था। राकेश बड़े ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि भोला तो मानो भोला ही था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। अरे भोला, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अब तो मैं ही उस सुअर को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसीलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर राकेश वहां से चला जाता है और भोला भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, मैं लाऊंगा उस दुष्ट सुअर को मारकर। राजकुमारी से तो सिर्फ मैं ही विवाह करूंगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए महाराज, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर राकेश जंगलों की तरफ चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई भोला अपने बीमार पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसे तिल तिल मरने से अच्छा है कि कोई वीरता भरा कार्य करता हुआ मर जाऊं। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम अपने आप को ही क्यों कोसते रहते हो? पिताजी, और मैं क्या करूं? एक बेटा होने का मैं कोई भी फर्ज नहीं निभा पा रहा। यदि मैं आपका दवाई भी नहीं ला पा रहा तो मैं कैसा बेटा हूं पिताजी? भैया तो कुछ भी नहीं करते,
दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अकेला घर नहीं चला पा रहा पिताजी, मैं क्या करूं? पुत्र, तुम दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, यदि सचमुच भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट सुअर को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भोला महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं लाऊंगा उस सुअर को। मुझे जाने की आज्ञा दी जाए महाराज। ठीक है पुत्र, तुम जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही भोला एक तलवार लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। उधर भोला का भाई राकेश पूरे जंगल में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे सुअर कहीं भी दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे बाप, सुबह से घूमते घूमते तो मुझे दोपहर हो चुकी है, अभी तक मुझे वो सुअर दिखा ही नहीं दिया। इतना कहकर राकेश फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर उस सुअर को ढूंढने लगता है। अरे राम राम राम, इतनी कड़कती धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा। भाड़ में जाए वो सुअर, अब तो मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर राकेश उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। उधर भोला बेचारा कड़कती धूप में ही उस सुअर को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। भोला जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ा बौना आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक तलवार होती है। बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, तुम तो कितने कठोर हो, इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस सुअर को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम तो कितने परिश्रमी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बेटा, तुम मेरी इस तलवार को ले लो। यह तलवार बहुत शक्तिशाली है, इसके वार से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बच पाया। लेकिन बाबा, आप हो कौन, और आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तलवार से उस दुष्ट सुअर को मारकर राजा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम उस सुअर को मारने के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं, क्योंकि बेटा अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली है, लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। इसलिए बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस तलवार की जरूरत है, इसलिए तुम इस तलवार को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला हाथ में तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। भोला चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो किसी जानवर के पैर के निशान हैं। कहीं ये निशान उस सुअर के तो नहीं है? हाँ, जरूर ये निशान उस सुअर के ही है। चलो, मैं इस गुफा के भीतर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर भोला गुफा के भीतर घुस जाता है। ये गुफा तो कितनी डरावनी है, आखिर वो सुअर कहाँ पर हो सकता है? अरे इधर से तो किसी की आवाज आ रही है, कहीं इस ओर ही तो वो सुअर नहीं है? इतना कहकर भोला उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही भोला देखता है कि वह जंगली सुअर कुछ तरबूज और फलों को खा रहा है। अरे दुष्ट सुअर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर भोला सुअर की तरफ बढ़ता है।
सुअर भी इतना खूंखार था कि वह भी भोला पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सुअर जैसे ही भोला के ऊपर छलांग मारता है, तभी भोला अपनी तलवार को सुअर के सीने में उतार देता है। इस प्रकार वह दुष्ट सुअर भोला के हाथों मारा जाता है। सुअर तो मर गया, चलो अब इसे अपने कंधों पर उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर भोला उस सुअर को अपने कंधों पर लाद कर चल देता है। भोला चलते चलते वहीं से गुजरता है जहां पर उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहा था। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं, चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अरे भैया उठिए और देखिए, मैं उस सुअर को मार कर ले आया हूँ। भोला के इतना बोलते ही राकेश की आंखें खुल जाती हैं। भोला के कंधों पर उस सुअर की लाश को देखकर राकेश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भोला, तुमने अकेले ही इस सुअर को मार दिया। तुम तो कितने वीर हो। भैया ये सारा कमाल इस तलवार का है। लेकिन भोला, सारा कमाल इस तलवार का है, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। फिर भोला सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। ओ अच्छा, तो कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस सुअर को हथियाना होगा। यदि ये सुअर को लेकर राजा के पास पहुंच गया तो राजा का आधा राज्य तथा राजकुमारी इसकी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं 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 भाई, मैं ये सोच रहा था कि तुम इस सुअर का शिकार करके काफी ज्यादा थक गए होंगे। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर राकेश जल्दी ही वहां से चला जाता है। राकेश चलते चलते एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। चलो इसी में से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। राकेश तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है तो कुछ आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन आमों के ऊपर इन जहरीले पत्तियों का रस लगा देता हूँ। भोला जैसे ही आम खाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अरे भोला, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ कर ले आया हूँ। इतना सुनते ही भोला आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे आम के फल रखे हुए होते हैं। तो भोला उसमें से एक आम का फल उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकता। ये फल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो पेड़ के पास बैठकर ढेर सारे फल खाकर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी ले चलता हूँ। भोला तुरंत ही आम के फलों को खाने लगता है। भोला ने अभी मुश्किल से एक ही आम का फल खा पाया था। अरे भैया, ये कैसा आम था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा भोला जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह वाह, भोला तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में दफना देता हूँ।
हाँ हाँ, अब तो गड्ढा लगभग खुद के तैयार हो चुका है। चलो अब भोला को इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। राकेश तुरंत ही भोला का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ गड्ढे के पास ले जाता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। कुछ देर में ही राकेश ने भोला को मिट्टी से ढक दिया। राकेश जल्दी ही उस मृत सुअर को अपने कंधे पर रखता है और महल की तरफ चल देता है। राकेश चलते चलते जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। राजा राकेश के कंधे पर लदे उस सुअर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे सारे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूब गए? आपने अभी भी विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह और अपना आधा राज्य इन 7 दिनों के बाद ही देंगे। ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं। मैं 8वें दिन ही दूल्हा बनकर अपनी राजकुमारी तथा अपने आधे राज्य को लेने आऊंगा। इतना बोलकर राकेश वहां से वापस चला जाता है। बेटा राकेश, तुम्हारा भाई भोला अभी भी लौटकर क्यों नहीं आया? वो भी तो सुअर का शिकार करने के लिए गया था। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे क्या पता भोला कहाँ गया? आप खुद ही चले जाइए और भोला को ढूंढ कर ले आइए। लेकिन बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उठ चल नहीं सकता। बेटा, तुम खुद जाकर देख आओ तुम्हारा भाई कहाँ है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने कठोर मत बनो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ही भाई है। बेटा, बुरे वक्त में एक भाई ही दूसरे भाई का सहारा बनता है। महाराज, 7 दिन तो गुजर गए। आज तो शुभ मुहूर्त है। आप जल्दी से मेरा विवाह राजकुमारी से कर मुझे अपनी आधा संपत्ति दे दीजिए। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य से जोड़ दिया है? यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जरा बैठो। मैं अपने पूरे राज्य में अपनी बेटी के विवाह की घोषणा करवा दूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में शामिल हो। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री का आज विवाह है, इसलिए सभी लोग राजा के महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे भोला बेटा, तुम कहाँ से आ गए? तुम तो मर गए थे। नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन भोला, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ मुझे। महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया ही है। लेकिन भोला, तुम इतने दिनों से थे कहाँ? फिर भोला अपनी सारी कहानी वहां पर खड़े सभी लोगों को सुनाने लगता है।
अरे मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी दोनों बकरियां यहाँ पर घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहे की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी जहाँ कुछ देर पहले राकेश ने अपने भाई भोला को दफनाया था। अरे मेरी बकरी तो वहाँ पर है, चलो उसे वहाँ से इधर को ले आता हूँ। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरी को हाँकने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ताजी मिट्टी खुदी हुई पड़ी है। उसी मिट्टी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। राकेश ने जल्दबाजी में अपने भाई को दफनाया था तो उसका एक हाथ मिट्टी के बाहर ही रह गया था। यह देखकर तो चरवाहा काफी डर जाता है। अरे राम राम राम, ये हाथ किसका है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे ये इंसान तो जिंदा है, इसकी तो सांसें चल रही है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और भोला को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी जल्दी से हमारे साथ चलिए, मुझे एक युवक बेहोशी के हालत में मिला है, आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की यह बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो भोला की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया हुआ होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उस औषधि को पीसकर रोज इसके तलवों पर मलना। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह युवक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वह चरवाहा प्रत्येक दिन उस औषधि को भोला के तलवों पर मलता रहता है, शायद इसी उम्मीद में कि भोला को होश आ जाए। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम राकेश है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की यह बातें जब भोला के कानों में पड़ती हैं तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया, हमारे मेहनत रंग लाई। भाग्यवान, तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा क्या नाम है? फिर भोला अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो, आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता, लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लालच में अपने ही भाई का गला घोट देते हैं? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूँ। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा जरूर मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे ही भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई, हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने कातिल पर रहम दिखा रहे हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया है। महाराज, जो गलती उसने की
वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपने आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख पाएगा। यदि मेरे साथ मेरे भाई ही नहीं रहा तो ये राज्यपाट, धन संपत्ति किस काम की। इसीलिए महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, उसे बख्श दीजिए महाराज। भोला, तुम महान हो भोला। तुम मेरे आधे राज्य नहीं बल्कि तुम्हें पूरे संसार का राजा बना दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तुम एक राजा बनने के योग्य हो, इसीलिए तुम्हें आज से ही अपने राज्य का राजा घोषित करता हूँ। फिर बड़े धूमधाम से भोला का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाता है और भोला को ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है।